ओके सो गाइज हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का पूरा जो रिवीजन है वो करवा दिया था कि हम प्रोजेक्ट में क्या क्या कर रहे हैं। और जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था अबाउट द पायटॉर्च। तो गाइज जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम पायटॉर्च का यूज कर रहे हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो लेट मी जस्ट कम स्ट्रेटली टू द पॉइंट। ठीक है, मैं डायरेक्टली सीधा मुद्दे की बात करूंगा, मैं फालतू में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके सो लेट मी जस्ट शो यू। ओके तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ गाइस कि हम टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर्स निकालेंगे। ठीक है, वी विल कैलकुलेट द पैरामीटर्स ऑफ 10 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम 10 डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर निकालेंगे। कौन कौन सी है वो 10 डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ गाइस। हमारे पास 5 इनपुट फीचर्स हैं जिनको हमने जिनकी हमने शैडो ले ली थी, यानी कि जिनको हमने प्रोजेक्ट कर दिया था। तो एज यू कैन सी इन अवर डेटा सेट, मैं रन ऑल कर देता हूँ। ओह आई एम सॉरी, मैंने एक्चुअली क्या है वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं किया है, तो इसीलिए वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। ओके सो ओके सो नाउ ओह माय गॉड, ये हर बार करता है। ठीक है सो लेट मी जस्ट, बिकॉज़ वीएस कोड वालों को भी कुछ हो गया है कुछ आजकल के दिनों में, बहुत ज्यादा ही अपडेट कर रहे हैं लोग, तो हर बार अपडेटेड वर्जन ही डाउनलोड करता है ये। सो लेट्स सी। ओके राइट, हो जाएगा ये ऑन। एक्चुअली हमारा वर्चुअल नोड काफी हैवी है ना, हमने इसमें बहुत कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, तो दैट इज द रीजन कि ये स्लोली ऑन होता है। लेट मी जस्ट ओके सो रन ऑल। ठीक है, और फिर मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। ओके तो गाइज ये हमारे नए इनपुट फीचर्स हैं। इनपुट फीड 1, इनपुट फीड 2, इनपुट फीड 3, इनपुट फीड 4, इनपुट फीड 5, और इनकी 10 डिस्ट्रीब्यूशंस बनेंगी। आपको पता है कौन कौन सी बनेंगी? लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज निकालनी है हमको, यानी कि पी इनपुट फीड 1 ऑन अ कंडीशन y बराबर 0। तो एक तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे ही गाइस ऑन अ कंडीशन y बराबर 0 के लिए इनपुट फीड 2 की डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। फिर y बराबर 0 के लिए इनपुट फीड 3 की डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। फिर y बराबर 0 के लिए 4 की निकालेंगे। फिर y बराबर 0 के लिए 5 की निकालेंगे। तो वी विल कंप्यूट 5 such probability distributions input feed 5, और ऐसे ही सेम टू सेम गाइस हम निकालेंगे 5 और, बट फॉर y इक्वल टू 1। ठीक है, तो p इनपुट फीड, ठीक है, 1 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1, और ऐसे करते करते 5 और निकलेंगी यहाँ पे, दैट इज y इक्वल टू 1 p इनपुट फीड, ठीक है, 5। तो कुल मिलाकर के 10 हो गई। ठीक है,
और गाइज हर एक प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी आपकी, ये बेसिकली यहाँ पे मैं, ये हर एक प्रोबेबिलिटी जो आप निकालोगे इनपुट फीड 1 की किसी भी एक वैल्यू के लिए या इनपुट फीड 5 की किसी भी एक वैल्यू के लिए, वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ से निकलेगी। ठीक है। तो गाइस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के बराबर होगी, ये भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के बराबर होगी, ये भी इसके पीडीएफ के बराबर होगी, ये भी इसके पीडीएफ के बराबर होगी, और इस तरीके से करते करते सारी की सारी पीडीएफ के बराबर होगी। ठीक है। तो और हर पीडीएफ में दो चीजें आएंगी, एक आएगी आपका मीन और एक आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो हमारे पैरामीटर्स हैं और उनकी हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का यूज कैसे कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को रिकैप भी दे देता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई साहब, बात ये थी कि हमने फीचर्स तो इंडिपेंडेंट बना लिए, लेकिन अब पैरामीटर्स की वैल्यूज भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये जो मैं नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस फॉर यू। ठीक है। सो सेव करने का ऑप्शन ये देता नहीं है। ठीक है। ओके। तो लेट मी जस्ट सेव दिस। ठीक है। दिस इज 5। ओके। गाइस, तो ये हमारे इनपुट फीचर 1 की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे है पी इनपुट फीचर 1। और गाइस ये हमने कौन से स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, ये हमने ऐसे बच्चों के लिए बनाई है। ठीक है। ये हमने ऐसे बच्चों के लिए बनाई है जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, यानी कि इक्वल इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू 1। तो बेसिकली दिस इज ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1। और जो आप x एक्सिस पे देख रहे हो वो इनपुट फीचर 1 की वैल्यूज है और दो स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। और अब हमें इसके ऊपर एक बेस्ट फिट बैठाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि वी नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन विच शुड लुक समथिंग लाइक दिस। यानी कि हमें एक ऐसी काली वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो इस डेटा के बिल्कुल ऊपर से जाएगी, या फिर इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल ऊपर से जाएगी। यानी कि उसका जो मीन होगा वो लमसम आई वुड से 100 के आसपास होगा। 100 तो ऑलरेडी है, 110 के आसपास होगा, और वो भी -110। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो मुझे नहीं पता कितना होगा, वो देखना पड़ेगा गाइस। इट विल बी अराउंड 12.5। ठीक है। तब जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इसके ऊपर बैठेगी। ठीक है। तो अब हम ये काम करेंगे कैसे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ गाइस कि हम ये काम कैसे करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बच्चों का डाटा है, हम इस डाटा पे डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हर डाटा पॉइंट पे, यानी कि -122.981, -110, -85, -120, हर एक डाटा पॉइंट पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सबको मल्टीप्लाई करा देंगे। और हमारे पास अननोन मीन होगा और अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तो गैस जब हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा, यानी कि आई इक्वल टू 1 to 1659, क्योंकि इतने ही बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है। और इसके अंदर आएगा हमारा पीडीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो √2 पाई सिग्मा, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, e टू द पावर माइनस, ठीक है,
एक्स वन आई। तो गाइज एक्स वन आई मैं आपको बता चुका हूं इसका क्या मतलब है। एक्स वन आई का मतलब है पहले फीचर की ith रो की वैल्यू उन बच्चों के लिए जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। तो पहले फीचर की ith रो की वैल्यू, अब आई कुछ भी हो सकता है, आई 7 भी हो, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। बेसिकली हम क्या करेंगे गाइस, हम इसको रीसेट कर देंगे। यानी कि हम ये रो के जो इंडिसेस हैं, ये अभी तो आपको इरेगुलर से नजर आ रहे हैं, बट आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। तो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। अभी तो आपको ये 6 7 18 20 ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको 6 7 18 20 मत समझो, आप इसको 0 1 2 3 समझो। ये इंडेक्सेस रीसेट किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये 0 इंडेक्स वाली रो वाली वैल्यू है, ये 1 इंडेक्स वाली रो वाली वैल्यू है, ये 2 इंडेक्स वाली रो वाली वैल्यू है, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। तो या फिर 1 इंडेक्स से हम चालू करते हैं और 1659 तक जाते हैं, माइनस म्यू इनिशियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर गाइस आपको पता है हम इस पे क्या करते हैं, हम लॉग लगाते हैं और फलाना ढिमका जो भी करते हैं हम। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम मीन भी ले लेते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 1659 लॉग बेस ई, ठीक है। और हम पूरे मल्टीप्लीकेशन के ऊपर क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो आंसर हो जाएगा ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सम आई इक्वल टू 1 टू 1659 लॉग बेस ई, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई रूट टू पाई सिग्मा इनिशियल ई टू द पावर माइनस एक्स आई वन, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, एक्स वन आई लिखना था मेरे को। मतलब आप कैसे भी समझ लो, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। म्यू इनिशियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा इनिशियल का स्क्वायर, और पीछे लगा दीजिए आप माइनस साइन। अब गाइज ये क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन गाइज। अभी आप ये फोर्थ सेम में आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस टॉपिक को। यानी कि निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का ये जो टॉपिक है, इसी फंक्शन से निकला है लीनियर रिग्रेशन का लॉस फंक्शन, इसी फंक्शन से निकलेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लॉस फंक्शन। यानी कि आपने अभी थोड़ा बहुत अगर मशीन लर्निंग के बारे में इधर उधर इंटरनेट पे हाथ पांव चलाए होंगे, तो आपने कुछ जगहों पे पढ़ा होगा कि मशीन लर्निंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लॉस फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इवन जनरेटिव एआई के अंदर यूज होने वाले जो न्यूरल नेटवर्क्स भी हैं, उनमें भी हम एक लॉस फंक्शन लेते हैं और फिर हम उस लॉस फंक्शन को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ओके, तो अब ये कैसे मिनिमाइज करेंगे गाइस, आपको पता है हम इसके लिए क्या करते हैं। हम बेसिकली, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है म्यू की रेस्पेक्ट में और सिग्मा की रेस्पेक्ट में, और उसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट लगाना है हमें। वो डेरिवेटिव्स हम यूज करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट लगाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर हमारा निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ म्यू इनिशियल कॉमा सिग्मा इनिशियल है अगर ये हमारा, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन होता है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स का फंक्शन होता है, बिकॉज दे विल बी चेंजिंग, दे आर वेरिएबल, दे विल वेरी, दे विल चेंज। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन म्यू और सिग्मा चेंज होते रहेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट विल चेंज दैट, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो, ओके। सो नाउ अब हम क्या करेंगे गाइस, हम बेसिकली इस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे बाय टेकिंग इट्स डेरिवेटिव। लेकिन एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर ऐसी किसी चीज का आपको डेरिवेटिव निकालना हो, तो आपको क्या करना है, आपको अंदर वाले टर्म का बस एक बार डेरिवेटिव लेना है और फिर उसके ऊपर सम लगा देना है, ठीक है।
मैक्सिमम लोगों ने एमएससी के अंदर जो गलतियां करी हैं वो ये डेरिवेटिव्स लेने में करी हैं, तो नंबर भी कटे हैं, ताबड़तोड़ कटे हैं नंबर। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट फुल मार्क्स स्कोर करेंगे एमएससी में, लेकिन एमएससी में भी कई लोगों के मार्क्स ही नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे कोई खुंदस नहीं है आप लोगों से, बट कई लोग बेसिक कैलकुलेशन तक नहीं कर पा रहे, इतना बुरा हाल है। ठीक है, तो भैया प्लीज उसको ठीक करिए आप लोग। ठीक है, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेन रूल का यूज करेंगे। तो विल यूज अ चेन रूल। और गाइस फिर हमने इसमें क्या किया, चेन रूल लगाया। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, जिस न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, वी क्रिएटेड अ ग्राफ। ये वही वाला ग्राफ है जो आप डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम ग्राफ जो आप डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ते हो, विच यू स्टडी इन डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, बैटरी मेरे लैपटॉप की जा रही है, तो मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा। ओके, तो ग्राफ हमने कैसे बनाया गाइस, सिंपल है। ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ये सब्स्टिट्यूशंस किए, यानी कि g इक्वल टू माइनस म्यू। ठीक है, उसके बाद आपको पता है हमने क्या किया, h इक्वल टू एक्स आई प्लस जी, या फिर मुझे कहना चाहिए एक्स वन आई प्लस जी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस जी। और i इक्वल टू एच 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 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने सिग्मा लिया। ठीक है, दैट इज लॉग ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो गाइज हमने एक्चुअली जो पैरामीटर ले रखा है यहाँ पे, वो लॉग सिग्मा ले रखा है, यानी कि सिग्मा का लॉगरिथम। ठीक है, और उससे हमने सिग्मा निकाल लिया। तो इसका मतलब हमने पहले सिग्मा निकाला, तो सिग्मा इक्वल्स टू लॉग ऑफ, सॉरी ई टू द पावर, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ई टू द पावर, ई टू द पावर लॉग सिग्मा। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने जे बनाया। ठीक है, यानी कि जे इक्वल्स टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू सिग्मा स्क्वायर, या वट एवर। हाँ, माइनस वन डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू सिग्मा स्क्वायर इंटू आई। तो अब ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई गाइस, ये पूरी चीज हो गई माइनस एक्स वन आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारा किसके बराबर हो गया, जे के बराबर। तो इसका मतलब ई की जो पावर थी वो हमने पूरी बना ली इसके अंदर। और फिर हमने के को ई की पावर जे के बराबर कर दिया, तो के को हमने ई की पावर जे के बराबर कर दिया। और उसके बाद हमने एल को बाकी की कैलकुलेशन जो होती है आपकी उसके बराबर कर दी। तो इसका मतलब एल क्या हो जाएगा गाइस, एल हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई रूट टू फाइव सिग्मा इंटू के, अल्टीमेटली ई टू द पावर वाली चीज। ठीक है, और क्योंकि हमें डेरिवेटिव जो लेना था गाइस वो लॉग का लेना था। ठीक है, हाँ, हमें जो डेरिवेटिव लेना था वो लॉग वाली चीज का लेना था, यानी कि यहां से लेके यहां तक की चीज तो हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी एल। लेकिन हमारा जो पूरा डेरिवेटिव है जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है, जो सम के अंदर वाली चीज है, वो लॉग के साथ है। तो हमने फाइनली क्या किया गाइस, हमने एफ इक्वल टू लॉग ऑफ एल कर दिया। ठीक है, और फिर उसका हमने मीन ले लिया। मीन क्यों लिया, क्योंकि गाइस ये जो हमने पूरा ग्राफ बनाया है, ये एक इनपुट डेटा पॉइंट के लिए बनाया है। यानी कि अगर मान लीजिए इस ग्राफ के अंदर हम ये एक वैल्यू डालते हैं, माइनस 102, माइनस 122.98, तो ये पूरा ग्राफ हमें क्या देगा, ये पूरा ग्राफ हमें एफ की वैल्यू निकाल के देगा सिर्फ एक डेटा पॉइंट पे, यानी कि माइनस 122.98 पे निकाल के देगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे
-122.98 रख दीजिए बस, और इस पूरे लॉग का आंसर निकाल के देगा ये आपको। और निकाल के देगा ये जो ग्राफ हमने बनाया है फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर, वो निकाल के देगा। लेकिन गाइस अब आप इमेजिन करिए कि अगर मैं ये सारी वैल्यूज डाल दूं इसके अंदर, तो टोटल कितनी वैल्यूज है मेरे पास? 1659 वैल्यूज हैं। तो अगर मैं सारी डाल दूं इसके अंदर, तो ये ग्राफ मुझे एफ के अंदर क्या देगा? 1659 वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा। किसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा? इस पूरे लॉग वाले एक्सप्रेशन की 1659 वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। क्योंकि पहले आप यहाँ पे 100 -122 डालेगा ये, फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू डालेगा, फिर तीसरी डालेगा, फिर चौथी डालेगा, सबके लिए कैलकुलेट करेगा ये। तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? इट इज गोइंग टू गिव यू अ पाई टॉर्च टेंसर। यानी कि ये आपको एक पाई टॉर्च टेंसर देगा। इसका मतलब गाइस आपका जो एफ है, कोड के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ये जो एफ है आपका, एफ के अंदर क्या आएगा गाइस? एफ के अंदर एक पाई टॉर्च टेंसर आएगा। तो एफ विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई 1/√2 पाई सिग्मा इनिशियल। जो भी हम इनिशियल वैल्यू देंगे सिग्मा की, वो रख देगा ये यहाँ पे e⁻ माइनस -122.98 माइनस म्यू इनिशियल। जो भी हम म्यू इनिशियल की वैल्यू देंगे वो रख देगा ये यहाँ पे, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व होकर के गाइस आपको क्या देगा? एक सिंगल नंबर देगा। किस वैल्यू की, एक्स की किस वैल्यू के लिए देगा ये? 122.98 के लिए देगा। तो ये पूरी चीज एक सिंगल नंबर निकल के आएगी। ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर आएंगे इस पाई टेंसर के अंदर? 1659 वैल्यूज आएंगी इसके अंदर, इसी फॉर्मूले के ऊपर कैलकुलेटेड 1659 वैल्यूज। लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी गाइस? लास्ट वाली वैल्यू होगी लॉग बेस ई 1/√2 पाई सिग्मा इनिशियल e⁻, माइनस। ठीक है। अब गाइस देख लीजिए लास्ट वाली वैल्यू क्या है। लास्ट वाली वैल्यू है हमारी -118.97। तो -118.97 माइनस म्यू इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है। और क्लोज। तो ये पूरी चीज जो आ रही है आपकी, ये क्या है गाइस? ये पाई टॉर्च टेंसर है। यानी कि एफ जो होगा आपका, वो एक 1659 लॉग वाली वैल्यूज का पाई टॉर्च टेंसर होगा। यानी कि इसके अंदर 1659 नंबर्स आ रहे होंगे, इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेटेड। ये फॉर्मूला कहां से आया? ग्राफ से आया। ग्राफ हमने कहां बना रखा है? फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर बना रखा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ 1659 बार चलेगा। फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास कितनी बार चलेगा? 1659 बार चलेगा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। और 1659 बार चलने के बाद हमारे पास क्या आएंगी? 1659 वैल्यूज का टेंसर निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है guys उन सारी वैल्यूज के साथ? ठीक है। हमें उनका मीन कैलकुलेट करना है, और बाहर निगेटिव साइन लगा। तो गाइस देखिए वही चीज करी मैंने। बाहर मैंने निगेटिव साइन लगा रखा है, और टॉर्च डॉट मीन एफ, ये चीज मैंने पास करा रखी है। ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने क्या किया? मैंने एक ट्रेनिंग लूप लिखा। इसको ट्रेनिंग लूप बोलते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम रन करा रहे हैं। यानी कि ये जो आप निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन देख रहे हो, हम इसके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगा करके बेसिकली मीन और सिग्मा की वैल्यू निकाल। ठीक है। तो ये लूप क्या कर रहा है? जो नीचे आप देख रहे हो, ये जो लूप आप देख रहे हो, एमएल एस्टिमेटर, एन गॉसियन एमएलई एस्टिमेटर, ये लूप क्या कर रहा है बेसिकली? ये लूप गाइस किसी ना किसी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की एक्यूरेट वैल्यू निकालेगा। अब आप कहोगे कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस? अरे पता तो है, 10।
input feature 1 on a condition y equal to 0, input feature 2 on a condition y equal to 0, 3 on a condition y equal to 0, 4 on a condition y equal to 0, 5 on a condition y equal to 0, 1 on a condition y equal to 1, 2 on a condition y equal to 1, 3 on a condition y equal to 1, 4 on a condition y equal to 1, 5 on a condition y equal to 1. ठीक है, तो गाइज मैंने क्या किया, मैंने ये जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग लूप था ना, इसको मैंने एक फंक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये चीज मैंने किसी क्लास में नहीं बताई है, ये एक्सक्लूसिव टू सेक्शन बी है, ये चीज मैंने सेक्शन बी में बताई है। तो गाइज मैंने क्या किया, मैंने अपने काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि गाइज अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये पूरे का पूरा कोड, ठीक है, ये पूरे का पूरा कोड मुझे बार बार कितनी बार लिखना पड़ता, 10 बार लिखना पड़ता, तो ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका एक तरीका निकाला कि क्यों ना मैं इस पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल दूं। ठीक है, और उस फंक्शन को बस मुझे दो चीजें पास करानी है, सिर्फ दो चीजें पास करानी है। मैंने आपसे क्या बोला, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बन रही है वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे बन रही है, कि हम कौन सा इनपुट फीचर ले रहे हैं और कौन सी कैटेगरी ले रहे हैं, यानी कि y की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं कि 1 ले रहे हैं, तो वो दोनों हमें पास करानी पड़ेगी इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर आपने इसके अंदर मान लीजिए पास कराया इनपुट फीट 1 और फिर आपने इसके अंदर पास कराया 0, तो गाइज ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपके उन सारे बच्चों के इनपुट फीचर 1 के डेटा के ऊपर फिट होने वाली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेगा बाय रनिंग द ट्रेनिंग लूप या बाय अप्लाइंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यानी कि कैटेगरी की वैल्यू जिनके लिए 0 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू 1 दे देंगे तो ये अपने आप यहाँ पे y इक्वल टू 1 ले लेगा, और अगर आप यहाँ पे इनपुट फीचर 5 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली गाइस ये जो नीचे वाला कोड है ये क्या करेगा, ये p इनपुट फीट 5 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1 वाली जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसके मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की एक्यूरेट वैल्यू निकालेगा बाय क्रिएटिंग अनदर ग्राफ, बाय क्रिएटिंग अनदर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो गाइस आप देखिए जैसे ये फंक्शन हम कॉल करेंगे फॉर इनपुट फीट 5, मान लीजिए यहाँ पे मैं पास करता हूँ इनपुट फीट 5 और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 0, तो गाइस ये क्या करेगा, ये अंदर आते ही सबसे पहले तो क्या करेगा, एक न्यूरल नेटवर्क बनाएगा। ठीक है, तो गाइस आप हमेशा याद रखिएगा, एवरी टाइम आप पाई टॉर्च में ये वाली लाइन रन कराते हो, एवरी सिंगल टाइम आप जितनी बार ये वाली लाइन पाई टॉर्च में रन कराओगे, every single time you are going to run this line in PyTorch, हर बार एक नया ग्राफ बनाएगा, हर बार इट विल क्रिएट अ न्यू न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और गाइस अगर हर बार वो एक नया न्यूरल नेटवर्क बनाएगा तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो इस इनिट फंक्शन को भी हर बार कॉल करेगा। सो एवरी, आपको पता है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट इसी तरीके से सी में भी बनता है, सॉरी स्ट्रक्चर वेरिएबल इसी तरीके से सी में भी बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट इसी तरीके से सी प्लस प्लस में भी बनता है, और यहाँ पे भी पाइथन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सेम तरीका है सी प्लस प्लस जैसा। क्या तरीका है, क्लास का नाम लिख दीजिए और आगे ब्रैकेट लगा दीजिए, इट्स लाइक कॉलिंग अ फंक्शन, एक्सेप्ट यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो व्हेनेवर अ क्लास ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड, व्हाट हैपेंस इज आपका ये जो इनिट फंक्शन है ये दोबारा से कॉल हो जाएगा। सो एवरी टाइम ये कोड की लाइन जितनी बार चलेगी उतनी बार ये जो इनिट वाला फंक्शन है आपका ये दोबारा से कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस जब ये दोबारा से कॉल होगा तो जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो दोबारा से चलेंगी। तो गाइस अब इसके अंदर क्या क्या लिखी हुई है, इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं लिखा है, इसके अंदर बेसिकली इसका मतलब इस क्लास के अंदर जो भी चीजें थी, यानी कि फॉरवर्ड फंक्शन जो था वो दोबारा से आ जाएगा, दोबारा से मेरा म्यू और लॉग सिग्मा री इनिशियलाइज होगा एक तुक्के से। ठीक है, यानी कि गाइस हमेशा याद रखिएगा
पाई टॉर्च में अगर आपने ये लाइन बार बार चलाई, इफ यू रन दिस लाइन अगेन एंड अगेन इन पाई टॉर्च, एवरी टाइम यू विल रन दिस लाइन, एक नया न्यूरल नेटवर्क बनेगा। एंड एवरी टाइम एक नया न्यूरल नेटवर्क बनेगा, तो उस न्यूरल नेटवर्क के जो पैरामीटर्स होंगे, राइट, जैसे यहाँ पे हमारे न्यूरल नेटवर्क के दो पैरामीटर्स हैं, म्यू और लॉग सिग्मा, तो उस न्यूरल नेटवर्क के जो पैरामीटर्स होंगे वो नए सिरे से रीइनिशियलाइज हो जाएंगे, दे विल गेट रीइनिशियलाइज्ड फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इससे पहले कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया था और आप उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो आपने ग्रेडियंट डिसेंट से निकाले थे, जो सबसे अच्छी वैल्यू निकाली थी आपने पैरामीटर्स की, जो आपने अपने निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का मिनिमा निकाला था इन पैरामीटर्स के लिए, म्यू और लॉग सिग्मा के लिए, वो क्या हो जाएगा? गया, इरेज हो गया भाई साहब, उड़ गया। यानी कि आपने जो सारी मेहनत करी थी उसमें पानी फिर गया। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों यहाँ पे हमें चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जितनी बार इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, हम एक नई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉल कराएंगे। तो हमने अपनी पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर की एक्यूरेट वैल्यू निकाली इस फंक्शन को कॉल करा करके, वो हम सेव करा लें, इससे पहले कि हम इस लाइन को दोबारा से चलाएं और हमारे जो पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स थे, जो मिनिमा की वैल्यूज थी, जो अच्छी वैल्यूज हमने निकाली थी, वो कहीं ना कहीं इरेज हो जाए। हम उन वैल्यूज को पहले एक डिक्शनरी में सेव करा लेंगे या डिक्शनरी जैसी चीज में सेव करा लेंगे, और फिर हम दोबारा से एक नए इनपुट फीचर की के लिए और एक नई कैटेगरी के लिए दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा गाइज? जो हमने लास्ट पैरामीटर्स ट्रेन किए थे वो रीसेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन जैसे ही कॉल होगी वैसे ही ये यहाँ पे आएगा और इसको -90 पे सेट करेगा, वैसे ही यहाँ पे आएगा, इसको 1 पे सेट करेगा, और फिर फॉरवर्ड फंक्शन कॉल करा के एक नया ग्राफ बना देगा, एक नया न्यूरल नेटवर्क बना देगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भाई साहब अब हमने क्या किया? हमने एक ऑप्टिमाइजर बनाया। ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर का आपको पता है क्या होता है? ऑप्टिमाइजर ही वो टेक्निक होती है या वो एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू हम अपने फंक्शन का मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है भाई, किसी ने माइक ऑन कर दिया है? हेलो, हाँ, दैट्स गुड। तो माइक यार थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि फिर होगा होगा क्या कि एको करेगी वॉइस। ठीक है, तो भाई साहब हमने क्या किया? हमने एक ऑप्टिमाइजर बनाया। ठीक है, हमने बनाया स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, दिस इज अवर ऑप्टिमाइजर। आपको पता है गाइस कि ग्रेडियंट डिसेंट करके पाइटॉर्च में कुछ नहीं होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसजीडी। ठीक है, जिसको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को ही मॉडिफाई कर करके साइंटिस्टों ने और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजर बनाए। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को मॉडिफाई करके क्या बनाया गाइस? मोमेंटम अपडेट बनाया। ठीक है, मोमेंटम अपडेट को ऑप्टिमाइज करके क्या बनाया? मोमेंटम अपडेट को और अच्छा बना करके क्या बनाया? नेस्टरो मोमेंटम अपडेट बनाया, जिसको एक्सेलरेटेड मोमेंटम अपडेट भी बोला जाता है। एक्सेलरेटेड मोमेंटम अपडेट को और अच्छा कन्वर्ट में करके क्या बनाया? अडम, अडम नहीं, एडाग्रेड बनाया। एडाग्रेड को और भी अच्छा बना करके क्या बनाया? आरएमएस प्रॉप बनाया। आरएमएस प्रॉप को और भी अच्छा बना करके क्या बनाया? अडम बनाया। अडम को और भी अच्छा बना करके क्या बनाया? रडम बनाया। रडम को और भी अच्छा बना करके क्या बनाया? नडम बनाया। ठीक है, तो गाइस ऐसे हमारे पास 7 से 8 ऑप्टिमाइजर्स हैं। ठीक है, जो हम जिनमें से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एसजीडी से ही निकले हैं। यानी कि इसके अलावा जो भी ऑप्टिमाइजर के नाम मैंने आपको बताए, मोमेंटम, एक्सेलरेटेड मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद एडाग्रेड, आरएमएस प्रॉप, ठीक है, अ, आपका अडम, रडम, नडम, ये सारे के सारे एसजीडी में से ही निकले हैं, यानी ग्रेडियंट डिसेंट में से ही निकले हैं। तो पहले तो और कोई ऑप्टिमाइजर होता ही नहीं था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ।
बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ, 2015-16 की बात बता रहा हूँ। तब जो साइंटिस्टों को जो ऑप्टिमाइजर पता था, दैट वाज ओनली ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि भाई न्यूरल नेटवर्क्स तो जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट से बहुत अच्छे से ट्रेन ही नहीं हो पा रहे। ट्रेन होने का मतलब है कि हम अपने लॉस फंक्शन की, जो कि इस केस में हमारा नेगेटिव लॉग लैटिट्यूड फंक्शन है, हम अपने फंक्शन के पैरामीटर्स की बहुत अच्छी वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा मिनिमा निकाल ही नहीं पा रहा है ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, उनके जो लॉस फंक्शंस होते हैं वो हाईली नॉन कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, और नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस में मिनिमा पता लगाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और उन केसेस में ग्रेडियंट डिसेंट बहुत अच्छा काम नहीं करता। तो यू नीड टू कम अप विद मोर एडवांस्ड ऑप्टिमाइजर्स। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, एसजीडी को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला यार इसमें हम और ऐसा क्या करें कि एसजीडी और अच्छा काम करने लग जाए। और जब उन्होंने एसजीडी को मॉडिफाई करना चालू किया तो फिर उन्होंने उन ऑप्टिमाइजर्स के अलग अलग नाम रखने चालू कर दिए। जैसे कि एसडीडी के बाद मोमेंटम, मोमेंटम के बाद एक्सेलरेटेड मोमेंटम, एक्सेलरेटेड मोमेंटम के बाद एडाग्रेड, एडाग्रेड के बाद आरएमएस प्रॉप, आरएमएस प्रॉप के बाद आपका अडम है, अडम के बाद रडम है, रडम के बाद नडम है। ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स बनने लग गए। ठीक है, तो गाइस ये ऑप्टिमाइजर्स आपको सारे जानने जरूरी हैं। ठीक है, इनके इनका एक मैं सेपरेट आपको भी वीडियो लेक्चर में बना के दे दूंगा, या मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली हमारी 29 ऑफ नवंबर को एक रेमेडियल क्लास है, तो उसमें मैं ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझा दूंगा, और जो रिवीजन करवाना होगा वो रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, एंड रिगार्डिंग कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा। यानी कि मैंने तो देखिए गाइस पेपर बहुत सिंपल बनाया है। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डाले हैं मैंने, न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, प्लेन थ्योरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। लेकिन इन केस अगर पेपर बाहर से आता है, ठीक है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो उस केस में क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, और थोड़े से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं हमारे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि गाइज ये हम जानते हैं कि हमने यूनिट 3 में ऑप्टिमाइजर के नाम पे सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है, विच इज मोर देन एनफ। क्योंकि सारे के सारे जो बाकी के ऑप्टिमाइजर्स भी हैं, उनके काम करने का तरीका भी यही है, मोटा मोटा, जैसे एसडीडी काम करता है। तो हमने अभी इतनी अर्जेंट नीड महसूस नहीं हुई कि हम एसडीडी के अलावा और भी ऑप्टिमाइजर्स पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमें सिलेबस भी पूरा करना था। ठीक है, तो उस चक्कर में मैंने बाकी के ऑप्टिमाइजर नहीं बताया। ठीक है, लेकिन गाइस जो बाहर से एक्सटर्नल बनाने, एग्जाम बनाने वाला टीचर है, उसको थोड़ी पता है कि हमने सिर्फ एसडीडी पढ़ा हुआ है। उसको तो यूनिवर्सिटी वालों ने सिलेबस भेज दिया होगा और उनको बोला होगा कि भाई ये सिलेबस है, आपको इसी में से बनाना है पेपर। ठीक है, अब हो सकता है एग्जाम में वो आपसे अडम पूछ दे, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो हम बाकी के ऑप्टिमाइजर्स भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे गाइस। इट्स नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस। ठीक है, 1 घंटे में सारे ऑप्टिमाइजर समझे जा सकते हैं। हम ग्राफिकली पहले समझेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि उसका अपडेट रूल निकालेंगे। जैसे एसजीडी का भी एक अपडेट रूल है कि म्यू इनिशियल, म्यू फाइनल इक्वल्स टू म्यू इनिशियल माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट द इनिशियल गेस। ठीक है, ऐसे ही गाइस उसी अपडेट रूल को मॉडिफाई करके नए नए अपडेट रूल्स बना दिए गए, जिनको बाकी के ऑप्टिमाइजर्स में डाला गया। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट गाइस सेम ही है। एसजीडी में भी, अब एसजीडी में भी अपडेट रूल है, बाकी सब में भी अपडेट रूल है, बट वो हल्का सा मॉडिफाई हो गया है बस। यूज उसमें भी डेरिवेटिव्स हो रहे हैं, यूज इसके अंदर भी डेरिवेटिव्स हो रहे हैं। उसमें भी इनिशियल गेसेस हैं और फाइनल गेसेस हैं, इसमें भी इनिशियल गेसेस और फाइनल गेसेस हैं। तो गाइस मोटा माटी कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जो अपडेट करने का स्टाइल है, उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें भी हम आएंगे। तो गाइज ये हमने अपना ऑप्टिमाइजर बनाया, ये हमारा डाटा है। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं कि हमने इसको टॉर्च टेंसर का बनाया है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो x की जगह पे हम क्या डालेंगे? x की जगह पे जैसे मान लीजिए गाइज हम ये डाल सकते हैं, वी कैन पुट दिस ऑन इंस्टेड ऑफ x। ऐसे ऐसा ये x कितनी बार बदलेगा? 10 बार बदलेगा। ठीक है, क्यों बदलेगा? क्योंकि गाइज आप यहाँ पे देखिए
कि मैंने एक्स का कोड क्या लिखा हुआ है। मैंने एक्स का कोड लिखा है न्यू डाटा, न्यू डाटा, न्यू डाटा डॉट कॉलम्स -1 इक्वल्स टू कैटेगरी। तो गाइज अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा था इक्वल इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या थी हमारी, 1 थी। लेकिन गाइज मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे इक्वल इक्वल टू कैटेगरी लिखा हुआ है। कैटेगरी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरी मर्जी होगी ना भाई कि मैं कौन सी कैटेगरी की डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूँ। मैं y इक्वल टू 0 की निकालना चाहता हूँ, y इक्वल टू 1 की निकालना चाहता हूँ। और सिर्फ कैटेगरी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि मैं ये भी देखूंगा कि मैं कौन से फीचर के लिए निकालना चाहता हूँ। इनपुट फीड 1 के लिए चाहता हूँ, 2 के लिए चाहता हूँ, 3 के लिए चाहता हूँ, 4 के लिए चाहता हूँ या 5 के लिए चाहता हूँ। तो गाइज वो भी देखिए, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे लिटरली मैं अपने कॉलम का नाम सेंड करूंगा। वो कॉलम का नाम किसके अंदर जाएगा वो देखिएगा, जो ऊपर मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ वेरिएबल बना रखा है, और यहाँ पे भी मैं सेम नाम यूज करूंगा। तो इनपुट फीड नेम जो भी होगा मेरा वो वहां पे आ जाएगा। तो इनपुट फीड नेम क्या क्या हो सकता है गाइस? इनपुट फीड 1 स्ट्रिंग में होगा, इनपुट फीड 2 स्ट्रिंग में होगा, इनपुट फीड 3 स्ट्रिंग में होगा, इनपुट फीड 4 स्ट्रिंग में होगा, इनपुट फीड 5 स्ट्रिंग में होगा। और गाइस कैटेगरी की जगह पे या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, लेकिन निकालना हमें सबके लिए है। तो टोटल 10 बार हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा फंक्शन, ये 10 बार कॉल होगा गाइस। ठीक है, हर बार एक्स के अंदर एक नया डाटा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ -8, इपॉक ले रहा हूँ 0। ठीक है, और फिर गाइस हमारा ट्रेनिंग लूप चलेगा। ठीक है, awesome। ठीक है, तो गाइस बस ये हो गया हमारा काम। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं गाइस? हम बेसिकली, देखिए इसको तो आप चला लीजिएगा फुर्सत में आराम से। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है गाइस। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा हूँ। आई एम रिटर्निंग अ डिक्शनरी हियर। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था कि इससे पहले कि हम नए फीचर के लिए और नई कैटेगरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की एक्यूरेट वैल्यू निकालें, जो पुराने अपडेटेड पैरामीटर्स थे, यानी कि जस्ट पहले वाले फीचर और कैटेगरी के लिए जो हमने ग्राफ बनाया, फिर हमने इस पे ऑप्टिमाइजर चलाया, फिर मिनिमा निकाला, इससे पहले कि हम एक नया ग्राफ बनाए और शुरुआत से फिर दोबारा से पैरामीटर इनिशियलाइज कराएं, हमने क्या किया गाइस? हमने जो ऑलरेडी हमारे ट्रेंड पैरामीटर्स थे पिछले इनपुट फीचर के और पिछले कैटेगरी के, वो हमने एक डिक्शनरी में सेव करा लिए। ये सेव इट इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो ये डिक्शनरी में सेव हो गया गाइस। अब डिक्शनरी हम रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस ये फंक्शन आपको कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन आपको कॉल कराना पड़ेगा अलग से। यू हैव टू कॉल इट, यानी कि यहाँ पे एक बीच में आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक नेस्टेड लूप आएगा यहाँ पे। अब गाइस आपको पता है यहाँ पे नेस्टेड लूप कौन सा आएगा? यहाँ पे एक 5 का लूप आएगा और एक 2 का लूप आएगा। यानी कि एक लूप चलेगा कैटेगरीज के ऊपर, जो कि 2 बार चलेगा क्योंकि कैटेगरीज हमारे पास टोटल 2 ही हैं, 0 या 1। और एक लूप चलेगा फीचर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फीचर्स है 5। तो या तो 2 के लूप के अंदर 5 का लूप चला लीजिए, या 5 के लूप के अंदर 2 का लूप चला लीजिए। बोथ विल वर्कआउट। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या करना है गाइज? आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, डिटरमाइन एक्यूरेट पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, तो ये मैं खाली जगह आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लिखिएगा यहाँ पे कोड, क्योंकि गाइस अभी हम यहाँ पे इसको लिख करके रन नहीं करा सकते। ठीक है, हो सकता है मेरा लैपटॉप क्रैश भी हो जाए, क्योंकि आप 10 न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करा रहे हो। यू आर ट्रेनिंग 10 न्यूरल नेटवर्क्स। आप छोटे छोटे, हालांकि छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े न्यूरल नेटवर्क्स नहीं है, बट वी आर क्रिएटिंग 10 ग्राफ्स, और यू कैन से वी आर क्रिएटिंग 10 न्यूरल नेटवर्क्स। और हम हर न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, सबसे अच्छी वैल्यू, मिनिमा निकाल। ठीक है, तो और गाइस न्यूरल नेटवर्क आपको पता है थोड़ा टाइम तो लेता है। यानी कि ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये जो मैसेजेस आप देख रहे हो, ये कुछ 15,000 16-17 हजार ईपॉक्स तक शो होंगे मैसेजेस। और ये भी मैं सोचिए एक न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। और ऐसे कितने कराने हैं आपको ट्रेन? 10 कराने हैं भाई साहब। तो अभी मैं ये कोड जानबूझ के यहाँ पे नहीं चला रहा, क्योंकि हो सकता है कि ये कोड मैंने चलाया
तो हो सकता है मेरा लैपटॉप क्रैश भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ बचा नहीं है वैसे भी, तो इसीलिए मैं इसको रन कराने के मूड में नहीं हूँ। आप इसको आराम से रन करा लीजिएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करिएगा, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, आप में से कई लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा कि यार ये फंक्शन कॉल कराएंगे इसके अंदर जाएगा क्या। गाइस जो जाएगा वो आपके सामने है, क्या जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर 10 कॉम्बिनेशन जाएंगे अलग अलग, यानी कि 10 बार लूप चलेगा। जितनी बार आपका लूप चलेगा उतनी बार इस फंक्शन के अंदर इनपुट फीचर नेम का एक नेम जाएगा और कैटेगरी की एक वैल्यू जाएगी, और ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ये फंक्शन 10 बार कॉल होगा, ठीक है। और 10 न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होंगे, और आपको इस लूप के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जितनी बार ये फंक्शन एक डिक्शनरी रिटर्न करे, इसको आपको सेव कराना, यू हैव टू सेव इट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गाइस प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो अब ये कैसे करोगे, आप दिमाग लगाओ, डीएसए वाला दिमाग लगेगा यहाँ पे, छोटा सा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, बट यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोग्रामर, ठीक है। ये भी मैं रन नहीं करा रहा, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो गाइस हम ऐसा मान के चल रहे हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, नाउ नाउ दैट वी नो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स ऑफ, ठीक है, नाउ दैट वी नो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स ऑफ पी, ठीक है, पी, ओके, इनपुट फीट, ठीक है, जो भी हमारा नाम था, ठीक है। हाँ, इनपुट फीट 1 2 3 जो भी था, इनपुट फीट आई लिख देता हूं यहाँ पे, तो इनपुट फीट आई ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू कैटेगरी, यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी रही हो, 0 या 1 में से जो भी रही हो, ठीक है, फॉर ऑल आइज, ठीक है, फॉर ऑल आइज, ठीक है, एज वेल एज डिफरेंट कैटेगरीज, वी कैन easily compute the posterior probabilities. कौन कौन सी posterior probabilities? P y equal to 0 on a condition, ठीक है, इनपुट फीचर वेक्टर, या फिर मुझे कहना चाहिए एक्स वेक्टर या एक्स आई वेक्टर भी कह सकते हो आप, वेक एक्स आई, ठीक है, और एक्स कह देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एज वेल एज, हाँ, एंड पी y equal to 1 on a condition vec x, ठीक है गाइस। तो बात मैंने अपनी पूरी कर दी है, लेकिन सॉरी, मैं यार मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहिए था, वहां पे भी टेक्स्ट आएगा इस, और यहाँ पे आई डोंट नो वेदर यहाँ पे ये चीज काम करेगी कि नहीं करेगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये सिंटैक्स अलाउ नहीं कर रहा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू, ओके। अरे भैया क्या हो गया, अच्छा 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 अच्छा,
ये तो ठीक ही है। टेक्स्ट कैटेगरी ये भी ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर इसको? और सी यू हैव गॉट अंडरस्कोर, अच्छा अंडरस्कोर नहीं ले रहा है ये, रुको जरा एस्केप करना पड़ेगा। ये एस्केप फैक्टर लगाना पड़ेगा। गॉट इट। तो गाइस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है। देखिए ऊपर वाला जो लूप आप चलाएंगे उससे क्या निकलेंगे, उसके उससे आपके क्या निकलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि फॉर ऑल आईज एज वेल एज डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ y इक्वल टू 0, ठीक है, एज वेल एज y इक्वल टू 1, ठीक है। Now that we know the accurate value of the parameters of P, input feed I, Y equal to category for all I's as well as I's का मतलब for different features. For I मतलब input feed 1, input feed 2, input feed 3, input feed 4, input feed 5 and for all the categories यानी कि 0 और 1 के लिए। तो टोटल कितनी हो गई 10। We can easily compute the posterior probabilities Py equal to 0 on a condition x vector and Py equal to 0, y equal to 1 on a condition x vector for the input feature vector for x vector, ठीक है, input by the student on our web page, ठीक है। तो गाइस अब हम नीचे जो कोड लिखने जा रहे हैं, ये किस चीज का कोड लिखने जा रहे हैं, हम इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने का कोड लिखने जा रहे हैं। यानी कि पी वाई इक्वल टू 0 ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर, पी वाई इक्वल टू 1 ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर। क्यों लिखने जा रहे हैं हम ये, ऐसा क्या काम कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को ये आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है। ओके फाइन। तो गाइज आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि बेसिकली हमने ऐसा क्या काम कर लिया है। तो भैया हमने ऑलरेडी जो 10 लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज बताई थी मैंने आपको, उनके पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल ली है मैंने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है जब, तो हम किसी भी स्टूडेंट की वो निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पी वाई इक्वल टू, सॉरी पी इनपुट फीड 1, ठीक है, ऑन अ कंडीशन वाई इक्वल टू 0। इसके दो पैरामीटर्स हमने निकाले होंगे न्यूरल नेटवर्क बना करके, ग्रेडियंट डिसेंट चला करके, ठीक है। तो गाइज इसकी एक वैल्यू आ रही होगी, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं म्यू 10। म्यू 10 क्यों लिखा मैंने इसको, म्यू 10 का मतलब है कि इनपुट फीचर 1 के लिए और y इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। इसकी एक वैल्यू निकली होगी, ये वैल्यू कहाँ पे होगी गाइस, ये वैल्यू इस डिक्शनरी के अंदर होगी, ये जो आप देख रहे हो ना डिक्शनरी, इसके अंदर होगी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए वैल्यू है हमारे पास, वी हैव दिस वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास सिग्मा 10 भी आ रहा होगा। उसी तरीके से गाइस पी इनपुट फीड 2 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0, हमारे पास अगेन दो पैरामीटर्स की वैल्यूज आ रही होंगी, एक होगी म्यू 2 0 और एक होगी गाइस सिग्मा 2 0। यानी कि सेकेंड फीचर के स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू उन बच्चों के डाटा पर जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये ऊपर जो 0 आप देख रहे हैं, ये प्लेसमेंट इक्वल टू 0 वाला 0 है, ठीक है। ऐसे करते करते गाइस हमारे पास म्यू 5 0 की वैल्यू आएगी और सिग्मा 5 0 की वैल्यू आएगी। ये दो पैरामीटर्स कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, पी इनपुट फीड 5 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0।
तो गाइस टोटल हमारे कितने पैरामीटर्स हो गए? 10 पैरामीटर्स हो गए। और ये अभी हमने किसके लिए निकाला है? सिर्फ प्लेसमेंट जिनका नहीं हुआ है उनके लिए निकाला है। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज कौन सी हैं? लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है। ऐसे ही गाइस 5 लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज और भी थी हमारे पास। कौन कौन सी? पी इनपुट फीड 1, ठीक है, ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1। यानी कि यहां पे भी दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आएगा, यानी कि म्यू 1 1, और एक उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन आएगी सिग्मा 1 1। ऐसे ही गाइस दो और आएंगी हमारे पास। एक आएगा हमारे पास म्यू 2 1, और एक आएगा सिग्मा 2 1। ठीक है। इन सिंबल से घबराइए मत। ये सिर्फ एक नोटेशन है। सिर्फ मुझे अब भाई लिख के मुझे आपको बात समझानी है, तो कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ना भाई। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा नोटेशन यूज कर रहा हूँ। कोड में आपको पता है आपने क्या किया है। ये एक न्यूरल नेटवर्क आपने ट्रेन कराया, उससे आपके दो पैरामीटर्स की वैल्यू हुई। फिर ये आपने दूसरा ट्रेन कराया, उससे आपकी अगेन दो पैरामीटर्स की वैल्यूज आई। फिर ये आपने पांचवा ट्रेन कराया, उससे आपकी दो पैरामीटर्स की वैल्यूज निकल के आई। फिर आपने छठा ट्रेन कराया, उससे दो पैरामीटर्स की वैल्यूज निकल के आई। ऐसे ही सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। मैंने क्या बोला, ऊपर वाला फंक्शन आपका कितनी बार कॉल होगा? 10 बार कॉल होगा। और ये फंक्शन आपको जितनी बार कॉल होगा उतनी बार ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा? ये दो पैरामीटर्स की वैल्यूज रिटर्न करेगा, किसी ना किसी एक फीचर के लिए और किसी ना किसी एक कैटेगरी के लिए। ये दो पैरामीटर्स आपके कहां पे जाकर के स्टोर होंगे? गाइस ये इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर होंगे। अब आपको नीचे एक कोड लिखना है जो 10 बार ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। पहली बार कॉल करेगा तो इसके लिए कॉल करेगा, और जब ये फंक्शन अपना काम कर लेगा तो आपको ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा? एक डिक्शनरी की फॉर्म में रिटर्न करेगा। इसको आप सेव करा के रख लीजिए एक डिक्शनरी की फॉर्म में। ठीक है। फिर दोबारा से आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो दोबारा इससे इसने दो और रिटर्न किए। ठीक है। तो वो भी डिक्शनरी की फॉर्म में रिटर्न हुआ है, ये देखिए दोबारा से रिटर्न करेगा ये। ठीक है। ऐसे ही गाइस ये 10 बार ऐसा काम करेगा, और हर बार दो दो रिटर्न करता जाएगा। यानी कि दूसरी बार दो रिटर्न किए, फिर पांचवी बार दो रिटर्न किए, फिर छठी बार दो रिटर्न किए, फिर सातवीं बार दो रिटर्न किए। ऐसे करते करते 10वीं बार दो रिटर्न किए। तो आपके पास कुल मिलाकर के म्यू 5 1 और सिग्मा 5 1, ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास पैरामीटर्स की। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट पे एक बच्चा आया, ठीक है, जिसने क्या बोला कि भाई साहब आईक्यू मेरी मान लीजिए 97 है। प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट मेरा क्या है? प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट मेरा कुछ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 5.57 है। ठीक है। सीजीपीए जो बन रहा है मेरा वो 7.8 बन रहा है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स जो है मेरे वो 7 है। प्रोजेक्ट्स जो मैंने कंप्लीट किए हैं वो 3 कंप्लीट किए हैं। अब आपको ये बताना है कि उसके प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। या फिर आप इन शॉर्ट आप उसको ये कह सकते हैं कि बेटा तुम्हारे प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी से कम है। तो इसका मतलब तुम्हारे मोस्ट लाइकली चांसेस है कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी से कम आ रही है। ठीक है। तो गाइस अब मान लीजिए बच्चा है आपकी वेबसाइट पे, उसने ये डाटा डाला। आपने स्ट्रीमलेट बेस्ड एक फ्रंट एंड बना रखा है, जो कि हम बहुत जल्दी हम बनाने वाले हैं, एक या दो क्लासेस में बनाने वाले हैं। ठीक है। बशर्ते कोड पूरा हो जाए। ठीक है। और आपने क्या किया गाइस, ये डाटा कलेक्ट करते ही इसके ऊपर क्या लगा दिया? इस इसकी परछाई ले लिया आपने। यानी कि आपने इसको आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा? आपको आईक्यू की जगह क्या मिलेगा? आपको आईक्यू की जगह मिलेगा x1 की वैल्यू मिलेगी, यानी कि इनपुट फीड 1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट की जगह आपको क्या मिलेगा? इनपुट फीड 2 की वैल्यू मिलेगी। इसको थोड़े समय के लिए हम x2 कह देते हैं। सीजेपीए की जगह क्या मिलेगा आपको? इनपुट फीड 3 की वैल्यू मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स की जगह क्या मिलेगा? इनपुट फीड 4 की वैल्यू मिलेगी। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड की जगह क्या मिलेगा?
इनपुट फीड 5 की वैल्यू मिलेगी। तो ये 5 वैल्यूज आ गई आपके पास, ये नंबर्स आए आपके पास, x1 x2 x3 x4 x5, ये 5 नंबर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी निकालना कि प्लेसमेंट की कितनी होगी और ना होने की कितनी होगी। वेरी सिंपल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको बस अब बेस रूल लगाना है, यानी कि p y इक्वल टू 0, यानी कि प्लेसमेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी इस शर्त पर कि x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है, x4 दे रखा है और x5 दे रखा है। अब आप ये निकालोगे कैसे? अरे भैया बहुत सिंपल है, अब तो सीधा में लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि p x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 इंटरसेक्शन x4 इंटरसेक्शन x5 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई p ऑफ y इक्वल टू 0। भैया ये हम पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, ये कैसे निकलेगा? 1 - 0.1659, दैट्स इट। ओके, बस हमें ये निकालनी है। अरे भैया ये निकालनी बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने जो पुराने 5 फीचर्स थे जो बच्चे ने वेबसाइट पे डाले थे, और उससे हमने ये जो नए 5 फीचर बनाए हैं, यानी कि x1 x2 x3 x4 x5, ये इंडिपेंडेंट है, हम ये अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब अब अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसके साथ भी हम वही काम करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करा लेंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0। अब ये प्रोबेबिलिटीज आप कैसे निकालोगे? अरे भैया बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। ये इनपुट फीचर 1 की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं इस शर्त पे कि उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये कैसे निकालोगे? p ऑफ x1 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है guys, तो हम कैसे निकालेंगे? हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यूज कर लेंगे। तो 1/√2 पाई सिग्मा। अब इसके आगे यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सिग्मा आएगा। कौन सा सिग्मा? कहाँ से निकाला हमने ये सिग्मा? अरे भैया न्यूरल नेटवर्क से निकाला तो था भी, ग्रेडिएंट डिसेंट से, जो हमने डिक्शनरी में सेव कराया था। ठीक है, इनपुट फीचर 1 y इक्वल टू 0, ये रहा इसका सिग्मा, यानी कि सिग्मा 1 0। तो यहाँ पे भाई साहब आ जाएगा सिग्मा 1 0। ठीक है, सिग्मा 1 0 e टू द पावर माइनस x1, ये एक नंबर होगा गाइस, ये तो हमें पता है, तो यहाँ पे नंबर रख दीजिए आप, माइनस μ10, ये भी तो निकाला था न्यूरल नेटवर्क से। ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 σ 1 0 का स्क्वायर। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये गाइस अभी हमने एक निकाली है, ऐसी हमें कितनी निकालनी है? 5, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और फिर आगे आप प्रायर भी मल्टीप्लाई करा दीजिए। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास। ठीक है, एविडेंस हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, एविडेंस हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, वी डोंट कैलकुलेट द एविडेंस। ठीक है, यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर वो हमें कैलकुलेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना है, हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं बतानी है प्रोबेबिलिटीज की, वी जस्ट वांटेड टू कंपेयर। ठीक है, तो भाई साहब कुल मिलाकर के अब मैं इसी कैलकुलेशन का कोड लिखने जा रहा हूं। यानी कि आपने ये सारे मीन और सिग्मा तो पता लगा लिए, लेकिन अब कोई नया बच्चा आता है आपकी वेबसाइट पे और ये 5 इनपुट फीचर की वैल्यू डालता है, वो उससे तो हम आईक्यू पूछेंगे, भाई तुम्हारा आईक्यू कितना है, तुम्हारा प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट कितना है, तुम्हारा सीजीपीए कितना है, तुमने कम्युनिकेशन स्किल कितना अचीव किया है, और तुम्हारे पास कंप्लीट कितना है। और हमारे पास आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स तो है ही पीसीए से, सॉरी पीसीए कह रहा हूँ, हमने जो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन लगाया था ऊपर, वहां से मैट्रिक्स है हमारे पास आइगन वेक्टर्स की। हम अपने इन 5 फीचर्स को उन आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमारे पास 5 नए फीचर आ जाएंगे, 5 नई वैल्यूज आ जाएंगी, x1 x2 x3 x4 x5।
और फिर बस हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो गाइस एक हमें ये मल्टीप्लीकेशन कंप्यूट करना है और एक हमें दूसरा मल्टीप्लीकेशन कंप्यूट करना है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कौन सा। P x1 on a condition y equal to 1 multiplied by dot 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 P x5 on a condition y equal to 1 multiplied by P y equal to 1। ये मल्टीप्लीकेशन कंप्यूट हो गया गाइस। ये मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के बराबर, यानी कि P y equal to 1 on a condition x1 intersection x5। तो एक ये मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए और एक ये पीछे वाला मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए, दोनों को कंपेयर करा लीजिए, इसमें से ज्यादा वाला कौन सा आ रहा है। तो मान लीजिए इसमें से ज्यादा वाला ये वाला मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, लेकिन ये वाला मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? पी वाई इक्वल टू 1 ऑन अ कंडीशन x1 इंटरसेक्शन डॉट 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 x5। तो अब ये ज्यादा आ रहा है, यानी कि मोस्ट लाइकली, सॉरी y इक्वल टू 1 लिखा गया है मैंने, कोई यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मोस्ट लाइकली उस बच्चे के प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम आ रही है, ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है। यानी कि पी वाई इक्वल टू 0 का आंसर बड़ा आ रहा है, पी वाई इक्वल टू 1 का आंसर छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली उस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होने वाला। खत्म, ये वेबसाइट पे दिखा दीजिए आप, बस यही करना है हमें। तो इसका मतलब बस हमारा ये लास्ट फंक्शन रह गया है गाइस। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, बस ये हमें कंप्लीट करना है। इस फंक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट लाइक्लीहुड को 1 रखा हुआ है। 1 क्यों रखा है मैंने इसको? 1 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, 1 इंटू पी एक्स वन इक्वल टू पी एक्स वन ऑन कंडीशन वाई इक्वल टू 0 इंटू पी एक्स टू ऑन कंडीशन वाई इक्वल टू 0 पी एक्स थ्री ऑन कंडीशन वाई इक्वल टू 0 वाई 4 वाई इक्वल टू 0 5 वाई इक्वल टू 0 पी वाई इक्वल टू 0। तो उस प्लेसमेंट लाइक्लीहुड के अंदर ये पूरा मल्टीप्लीकेशन सेव हो जाएगा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? तो गाइज अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पे पीडीएफ यूज करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन क्या करेगी गाइज, अभी मैंने इस लाइन को पूरा नहीं लिखा हुआ, बट ये लाइन क्या करेगी गाइज, ये लाइन आपका ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेगी। ये फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसका कोड नहीं लिखने वाले हम, इसका कोड लिखा हुआ है हमारे पास। किसके अंदर है? साइपाई लाइब्रेरी के अंदर है हमारे पास। तो एस डॉट नॉर्म डॉट पीडीएफ, देखिए आप। ठीक है, तो गाइज अब हम कल आकर के पूरा खत्म कर देंगे। अब कल हमारा बैक एंड पूरा खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, आज मैं ये सारा कोड चला के रखूंगा, इन केस अगर आप लोगों को मेरा कोड चाहिए हो तो मैं ये कोड पूरा रन करा के एक बार सारे रिजल्ट स्टोर करा के रख लूंगा। ठीक है, तो गाइज अभी हमें दो चीजों की जरूरत है, यानी कि हमें अपने कोड की दो चीजें सेव करा के रखनी पड़ेगी। एक आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स हमें सेव करा के रखनी पड़ेगी, और एक हमें ये जितनी भी डिक्शनरीज आ रही हैं, ये कितनी आएंगी? ये 10 आएंगी गाइस। हर डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एमएल एस्टिमेटर डॉट पैरामीटर्स कितने होंगे? दो, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डिवीजन। और ऐसी 10 डिक्शनरीज आएंगी हमारे पास, यानी कि टोटल पैरामीटर कितने होंगे? 20। ठीक है, और इन सारे पैरामीटर्स को भी हमें डिक्शनरी में सेव कराएंगे। तो एक हमें वो आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स सेव करानी है, और एक हमें ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज सेव करानी है। तो गाइस ध्यान सुनिए, मैंने भी क्या बोला, हमें एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज बनानी पड़ेगी। वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। हमें डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास कैटेगरी 0 के लिए 5 सेट ऑफ पैरामीटर्स की 5 डिक्शनरीज आएंगी, और कैटेगरी 1 के लिए 5 सेट ऑफ पैरामीटर्स के लिए 5 डिक्शनरीज आएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी हमें डिक्शनरी के अंदर सेव करानी पड़ेगी। ठीक है, और इन दोनों चीजों को हमें एक पिकल फाइल में सेव कराना पड़ेगा, पीकेएल फाइल। ये शायद मैंने भी आप में से कई लोगों को नहीं बताया है, ये प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई डिटेल है कि हमें इन दोनों चीजों को एक पिकल फाइल के अंदर सेव कराना पड़ेगा, क्योंकि गाइस लेटर ऑन हमें ये पिकल फाइल्स, जब अपना प्रोजेक्ट अभी क्लाउड पे डालेंगे तो वहां चाहिए होंगी हमें पिकल फाइल्स। बिना पिकल फाइल के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार थोड़ी कोड रन कराओगे वहां पे फिर लाइव प्रोडक्शन में।
वो कस्टमर आया आपकी वेबसाइट पे, आप कह रहे हो ठहरो भाई पहले मैं आइगन वेक्टर जरा निकाल लूं, तो दोबारा से आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन थोड़ी लगाओगे वहां पे रियल टाइम में, वो तो बहुत स्लो कर देगा आपके प्रोजेक्ट को। तो जो चीजें आपको पता है कि मेरे प्रोजेक्ट में उस समय लाइव, जब मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी और वो कस्टमर यूज करेगा मेरी वेबसाइट, तो जो चीजें वहां पे हमें इंस्टेंटली रिक्वायर्ड होंगी वो वहां पे होनी चाहिए हमारे पास। ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आप वेट करो अभी हम देते हैं आपका रिजल्ट, पहले हम जरा आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स निकाल लें। वहां पे ये सब करने का टाइम नहीं होगा भाई, वहां तो इंस्टेंट फास्ट रिजल्ट आना चाहिए वेबसाइट पे। तो आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स हमें निकाल निकाल के पहले से रखनी पड़ेगी, ताकि जब भी कस्टमर आए मैट्रिक्स निकली हुई है हमारे पास, हम उसके फीचर्स को लेंगे, आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 निकाल लेंगे, फिर वहां से लाइक्लीहुड निकाल लेंगे, लाइक्लीहुड से पोस्टीरियर निकाल लेंगे। ठीक है। तो गाइज अब हमें बस नीचे का जो कोड है वो कंप्लीट करना है, ये हमारा बैकएंड का कोड है। यही कोड हमारा फास्ट एपीआई के अंदर जाएगा। दिस कोड विल गो इनसाइड अवर फास्ट एपीआई, यानी कि जो हमारा एपीआई बैकएंड होगा उसके अंदर ये फंक्शन जाएगा हमारा। ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो गाइज ये है, मैंने अब आपको पूरी पिक्चर समझा दी है। आप अगर चाहें तो आप इसका कोड भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आपको यहाँ पे वो मेन कोड लिखना है जो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज बनाएगा। यू हैव टू राइट द मेन कोड। ठीक है। तो ट्राई करिए आज आज आप इसको। और ये कोड ऑलरेडी अपडेटेड है, लेकिन मैं अभी इसका एक अपडेटेड वर्जन एक और बार इसको पुश कर देता हूँ। हालांकि मैंने आज कुछ नया कोड लिखा नहीं है, बस मैंने ये एक टेक्स्ट ऐड किया है और कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऑलरेडी इसका जो जस्ट पीछे वाला वर्जन है वो मेरे गिटहब पे पड़ा हुआ है, वो आप वहां से ले सकते हो। कोई भी चेंजेस नहीं है कोड के अंदर। ठीक है। तो आपके दो काम है आज। अगर हो सके तो ये फंक्शन भी पूरा करने की कोशिश करिएगा, हालांकि इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, खर्च होगा आपका दिमाग। लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट भैया ये जो नेस्टेड लूप है ना यार, इसको पूरा कर। ठीक है, ये कोशिश करो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा कैसे होगा ये लूप चलने में अच्छा खासा टाइम लेगा। इट विल टेक ऑलमोस्ट एन आवर, आवर नहीं तो आधा घंटा तो लेगा ही लेगा। यानी कि आधे घंटे, क्योंकि 10 न्यूरल नेटवर्क बना के ट्रेन कर रहे हो आप, भाई साहब छोटी मोटी बात नहीं होती। 10 न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं हम। ठीक है। यानी कि हमारा जितनी बार ये लाइन चलेगी उतनी बार एक नया न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होगा। वी आर क्रिएटिंग 10 न्यूरल नेटवर्क्स एंड इट्स नॉट अ जोक। ठीक है। तो भाई साहब इट विल टेक सम टाइम, बट आप इसको ट्रेन कराने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं गाइस। एंड अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो